नाज़रीन, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और एक ग्रेट वॉर की ग्रीन लाइट दे दी गई है। दुनिया खूनखार जंगों में लौट आई है। 95 अरब डॉलर की मिलिट्री एड दे दी गई है इसराइल और यूक्रेन को। चूंकि रूस इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है फ़लस्तीन जंग में। ये जो फ़लस्तीन और उसके तहदी तगड़े हुए हैं और इस जंग में वो गलबा उनका नजर आ रहा है और आगे चलकर हमें नजर आ रहा है कि इस जंग में इसराइल को शिकस्त होगी मुकम्मल तौर पर। तो उसमें जो कलीदी किरदार है ये रूस का है। रूस ही की वजह से ये सारी पावर इक्वेशन तब्दील हुई है। तो ये इसराइल के इंटरेस्ट में है कि रूस को वहां पर उलझा के रखा जाए, रूस को हराया जाए, उसकी इस बढ़ती पावर को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए जो कि सीधी सीधी इस्तेमाल हो रही है इस मिडिल ईस्ट वॉर में। आप देखें जो कजाकिस्तान में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें जो प्यूटन का खत सामने आया, हमने आपके सामने रखा, उसमें सीधा सीधा उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को कहा है कि हम तैयार हैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए। तो किसी सूरत इस्लामिक वर्ल्ड को आप उठने नहीं दे सकते। तो अगर इनको कोई इकट्ठा कर रहा है या इनको ताकतवर कर रहा है तो उसमें सीधा किरदार रशिया और फिर चाइना का है। तो रशिया को रोकना हर सूरत में उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, इस्माइल हानिया और तैयब एर्दोगान की बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद सीरीज ऑफ सैंक्शंस इसराइल पर लगा दी गई। हमास की जो क़यादत है उसको वहाँ पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो समझ लें कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हारने के बाद एर्दोगान एक बिल्कुल नए एर्दोगान नज़र आ रहे हैं, फ्रंट फुट के ऊपर नज़र आ रहे हैं और ये आना ही था। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रेसिडेंट रईसी आज पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान के दौरे से कबल अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं। क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को देने जा रहा है या दे चुका है? तो ये सारी जो अहम तरीन हक़ाइक़ हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इस वक्त दुनिया में हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है कि अमेरिका की जानिब से जो 95 अरब डॉलर का बिल पास कर दिया गया है इसराइल और यूक्रेन और उसमें ताइवान भी शामिल है उनके लिए। ये इमदाद, ये मिलिट्री एड, ये इस जंग में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग में बल्कि बाकी जगहों पर भी, साउथ चाइना सी में, यूक्रेन की जंग में। क्योंकि अब ये सारे मामलात लिंक है, यानी एक तरफ ब्लॉक है फ़लस्तीन के तहदी और उनके पीछे कौन खड़ा है, रशिया चाइना, तो वो सारा मामला कनेक्टेड है। तो वहाँ पर जो उनको नई जंगें छेड़ने की बात की जा रही है या यूक्रेन की जंग को तवालत देने की बात की जा रही है, तो बराह रास्त वो भी मिडिल ईस्ट के साथ। और फिर 26 अरब डॉलर, इस 95 अरब डॉलर में जो 26 अरब डॉलर हैं वो इसराइल को दिए जा रहे हैं। ठीक है, बराह रास्त उनको ये मदद दी जा रही है। तो आप ज़रा सोचिए कि किस मुकाम के ऊपर ये इमदाद दी जा रही है, यानी इस वक्त सिचुएशन क्या है ग्राउंड के ऊपर जब इतना बड़ा असला 26 अरब डॉलर। ये नाम लेना आसान होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क की इकॉनमी टोटल कितनी है जो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, और 26 अरब डॉलर ये तो एक बिल है ना, इसके अलावा पता नहीं क्या वो रोज़ाना जो असलहा पहुंच रहा है वो तो अलग है। बाकी जो मराहत हैं, बाकी जो सपोर्ट है, जैसे ईरान हमला करता है तो अमेरिका बराह रास्त आकर खुद डिफेंड करने लग जाता है और उस पर 1 अरब डॉलर वहां पे लगा देता है, वो अलग है। ठीक है, ये तो बराह रास्त एक नई इमदाद है जो दी जा रही है। अब जरा ग्राउंड पर सिचुएशन चेक करें कि इस वक्त इसराइल कर क्या चुका है। इस वक्त 50,000 शहादतें इसराइल कर चुका है, नस्ल कुशी उस पर साबित हो चुकी है, कोई जंगबंदी का चांस नजर नहीं आ रहा। इसराइल की वाज़ेह पॉलिसी है कि वो फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनने देगा, गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा, लेबनान के साथ जंग का मामला वहीं पर खड़ा है। ईरान जंग अब वाज़ेह तौर पर हम उसकी ब्रिंक ऑफ वॉर के ऊपर आ गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर हथियार जो हैं 26 अरब डॉलर के हथियार, इससे पहले वो F-35 तैयारे, F-17, 16 तैयारे वो अलग से दे चुके हैं, रोजाना जो असलहा है वो अलग है। उसके अलावा 26 अरब डॉलर इस पॉलिसी, यानी जो उनकी पॉलिसी है आप उसके ऊपर उनको एड दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप उनकी इस पॉलिसी के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर रहे हैं और ग्रीन लाइट दे रहे हैं कि ठीक है, गजा पर भी कब्जा करो, वेस्ट बैंक पर भी करो, लेबनान से भी कर लो, ईरान से भी कर लो। ठीक है, तो ये जो इमदाद दी जा रही है ये बेसिकली इसराइल को जो लाहिक खतरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए दी जा रही है। तो इसराइल को जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो ईरान से है, ईरान ही के नीचे ये सारी जंग चल रही है। तो जाहिर बात है अब इस इमदाद के बाद अब मतलब कोई सवाल ही कैसे पैदा होता है या कोई शक व शुबह की गुंजाइश ही कैसे रह जाती है कि ईरान के साथ जंग जो है वो नहीं होने जा रही। नेतन्याहू जो इंतज़ार कर रहा था वो अमेरिकी सपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, और अब वो अमेरिकी सपोर्ट जो है वो इस इमदाद के साथ उसको मिल गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, नेतन्याहू जैसे शख्स को 26 अरब डॉलर थमा देना,
26 अरब डॉलर का असलहा थमा देना, तो ये पीस के लिए थमाया गया है, ये जंग बंदी के लिए दिया गया है, ये अमन के लिए दिया गया है। आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, इसमें आप इंटरेस्टिंगली देखिए कि इस 26 अरब डॉलर को उन्होंने डिफाइन कैसे किया है कि इसमें 5.2 बिलियन टू एक्सपेंड इसराइल्स मिसाइल एंड रॉकेट डिफेंस सिस्टम है, 3.5 बिलियन फॉर बाइंग एडवांस वेपन्स systems, 1 billion to enhance weapons production, 4.4 billion for the supplies and services to Israel। और आखिरी जो नुक्ता है जो असल में आपको बताना चाहता हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 9.2 बिलियन इन ह्यूमैनिटेरियन एड दिए गए हैं। इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 9.2 बिलियन दिए गए हैं। जिसने नस्लकुशी की है उसको ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है। और इस बिल के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि जो यूनरवा है, जो फलस्तीनियों के फलाह बहबूद का इकलौता इदारा है, उसको फंडिंग नहीं देनी है। यानी जहां पर लोग फाके काट रहे हैं, जहां पर इतना जुल्म कर दिया गया, उनको एड के ऊपर बाकायदा पाबंदी लगा दी है। यानी जिनको ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है वो बिल में बाकायदा लिखा गया है कि इनको नहीं देनी एड यूनरवा को, और ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है इसराइल को। तो इसराइल का जो स्याह चेहरा है वो उनके अपने अवाम के सामने भी आया है कि हमारी हुकूमत किस तरह सिहोनी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिकन वैल्यूज या ये वेस्टर्न वैल्यूज हैं जो वो दुनिया के ऊपर थोपते हैं। तो वहां के लोगों को पता चला है कि सिहोनी उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर स्याह चेहरा इनका सामने आया है। हमें तो क्या ही बताना है, हमें और आप सबको तो पता ही है कि इनकी हकीकत क्या है। इसराइल ने इसके ऊपर शुक्रिया अदा किया है और दुनिया ने सख्त मजम्मत और तशवीश का इजहार किया, क्योंकि सारी दुनिया सीज फायर की बात कर रही है। और ये वाले पैसे देने का सीधा सीधा मतलब यह है कि लंबी जंग और वाइड स्केल वाली जंग की ग्रीन लाइट देना। तो रशिया का इस पर स्टेटमेंट जो सामने आया है, उन्होंने कहा दिस मींस अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट। इसका मतलब यह है कि एक आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो लड़ाई है उसका आपने इजाजत दे दी है, ये रशिया कह रहा है। सबको नजर आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसके अलावा रशिया की जो बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा अमेरिकाज डीप इमर्जेंस in the hybrid war against Russia will turn into a miserable failure like its war in Vietnam और अफगानिस्तान। ये जो हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ी गई है अमेरिका की जानिब से, जिसमें वो खुद सामने नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे खिलाफ उसने जंग छेड़ी हुई है। यूक्रेन वॉर का सीधा सीधा मकसद रशिया को कमजोर करना है। ठीक है, पता उन्हें भी था कि ये जंग नहीं जीत सकेगा यूक्रेन, लेकिन सिर्फ रशिया को कमजोर करना। उनके मुताबिक ये था कि रशिया की इकॉनमी डिस्ट्रॉय कर जाएगी, वो नहीं की। रशिया उस तरह से कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल होकर इमर्ज हुआ है। तो रशिया ये कह रहा है कि जैसे वियतनाम और अफगानिस्तान में तुम्हारा हशर हुआ था, यहां भी तुम्हारे साथ यही होगा। फिर आप देखिए, रशिया स्लैम्स यूएस एड पैकेज फॉर यूक्रेन, इसराइल एंड ताइवान। फिर उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन चाइनीज अफेयर्स बाय अप्रूविंग मिलिट्री फंडिंग फॉर ताइवान। बंदा पूछे ताइवान के लिए $8 बिलियन की एड किस लिए भाई? आपका लगता क्या, मतलब ताइवान जरूरत क्या है आपको? ये देखें, यही तो इनकी पॉलिसी है कि ये दूसरे मुल्कों को प्रवोक करके उसको जंगों में लेकर आते हैं। अब ये ताइवान के लोगों का ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं, उनको मिलिट्री इमदाद भी देते हैं। तो जब भी आप किसी शरीफ बंदे को भी असलहा पकड़ा देते हैं तो वो भी बदमाश बन जाता है, वो भी अपने आप को ताकतवर समझने लग जाता है। इतना सा ताइवान, बिल्कुल इतना सा, और इतना बड़ा चाइना मसल के रख देगा वो। लेकिन सिर्फ क्या है, प्रवोक किया जा रहा है चाइना को कि भाई चाइना क्यों नहीं जंगों में आता, चाइना क्यों नहीं जंगों, वो अपनी इकोनॉमी के ऊपर इधर उधर चीजों पे क्यों है, वो क्यों नहीं जंगों में आ रहा। तो पूरी तरह से प्रवोक किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट है ओवरऑल दुनिया की जंगों का, खास करके मिडिल ईस्ट की जंग का। तो आप खुद देखिए कि जंग रोकने के लिए असलहा दिया जाता है या जंग फैलाने के लिए। यानी अभी आप रिसेंटली मिसाल लीजिए, सऊदीया और यमन की जंग जारी थी, उस जंग के दौरान सऊदीया का असलहा पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने, थोड़े दिनों के बाद जंग बंद हो गई। तो आप जब असलहा बंद करते हैं तो जंग बंद होती है, असलहा देने से कभी जंगें बंद नहीं होती। आप कमजोर से कमजोर ताकत को भी असलहा देते रहें किसी ताकतवर के खिलाफ, तो वो भी जंग को लंबा खींचता चला जाएगा, लंबा खींचता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाजे वाजे इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग, बल्कि ओवरऑल एक ग्रेट वॉर्स के लिए यह सारा मामला हुआ है। अच्छा, अब इसके ऊपर अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद हो रही है। वहां के एक्सपर्ट, वहां के लोग वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि बाइडेन इंतजामिया की यह इंतहाई गलत पॉलिसी है और यह तबाहकुन पॉलिसी है, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़े नुकसानात लेकर आएगी।
आप इस वक्त देखिए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुई। आप देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर सीज फायर इन गाजा कंटिन्यूज एट न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मोर देन 100 प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड एट यूएस यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आप देखिए कि हॉलीवुड से आवाजें उठ रही हैं। एक फिल्म मेकर ने लिखा, पैलेस्टाइन विल लिबरेट अस ऑल। बड़ी गहरी बात लिखी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फलस्तीन आजाद होगा, उन्होंने कहा फलस्तीन तो आजाद होगा ही होगा, ये हमें भी आजाद करवाएगा। यानी जो इस वक्त अमेरिका के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है ना, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेशक अमेरिकी इंतजामिया कोई भी फैसले करते रहे, वो उसमें कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि उसकी आवाम कहीं और खड़ी। ये तारीख में पहली बार हुआ है। उनके लोग ये कह रहे हैं, उनको ये समझ आ रही कि सिहूनियत ने किस तरह उनको काबू किया हुआ है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को, उनका पैसा वो किस तरह अपनी जंगों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फलस्तीन हमें भी आजाद करवाएगा। इस लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग वहां पर हो चुकी है। 7 अक्टूबर से पहले चले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वहां इसराइल के हवाले से कोई बात की जाए। आज इस लेवल के ऊपर इतने बड़े बड़े लोग इस हद तक बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि ताकतवरों ने नाज़रीन आखिरी चाल चल दी है और अपनी ताकत का आखिरी हद तक जो इस्तेमाल है उन्होंने कर लिया है, और इससे जंग बिल्कुल जाहिर तौर पर फैलेगी। और इसमें क्या होगा अब इस इमदाद के साथ, आगे का सिनेरियो क्या बनने जा रहा है, मैं आपको रख देता हूं आपके सामने। इसमें नाज़रीन रफा ऑपरेशन होने जा रहा है, इसमें लेबनान के साथ जंग होने जा रही है, इसमें ईरान के साथ जंग होने जा रही है। बिल्कुल आप इसको साफ अल्फाज में इसको याद कर लें, इसको देख लें। देखिए, ईरान के हवाले से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जंग होगी, ठीक है, ईरान की जंग। लेकिन जब से ईरान ने इसराइल पर हमला किया है तो मैं 1000% श्योर हूं कि ये ईरान की जंग होनी है। वो ईरान जैसे खतरे को नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। उनकी तारीख उठाकर देख लीजिए, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसमें यही है कि आपके सामने अगर कोई खतरा है तो वो खतरा रहने नहीं देना, बल्कि उसको फौरी फौरी खत्म करना है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता, आप किसी भूल में ना रहें, किसी गफलत में ना रहें कि इसराइल ईरान को खत्म करने के लिए नहीं आएगा। और इस एड के बाद आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ईरान के साथ जंग के लिए नहीं आ रहे। वो ईरान को इराक, शाम और लिबिया बनाने के लिए आ रहे हैं। वो अंदर से इसको पहले डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ बरह रास्त जंग करेंगे, ठीक है। वो न्यूक्लियर बम गिराने से भी बाज नहीं आएंगे। अभी एक स्टोरी डेवलप होकर सामने आई है ना कि वो उन्होंने उधर बम गिराने की भी कोशिश की है, फिर रशिया ने वो हथियारे गिराए। वो बहरहाल उधर स्टोरी डिस्कस हो रही है, वो इमर्ज होकर सामने आ रही है, देखते हैं उसमें मजीद क्या सबूत सामने आते हैं। लेकिन बात यह है कि वो न्यूक्लियर बम गिराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप ये इस इमदाद के बाद जरा इसराइल के अंदर जो तज्जिए हो रहे हैं जरा देखिएगा, उनके फॉर्मर कमांडर्स क्या बात कर रहे हैं। ईरान इज द मेन प्रॉब्लम फॉर इसराइल, ठीक है। एक और उनका फार्मर आर्मी चीफ कह रहा है, आई डोंट थिंक वी हैव डिफीटेड ईरान, वी फेस अ वेरी लॉन्ग पाथ। अभी तक हमने ईरान को शिकस्त नहीं दी, अभी हमने उसके खिलाफ लंबा सफर तय करना है। फिर आप देखिए ये प्रोपेगेंडा किस तरह से ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहा है जी ईरान हैज मिसाइल ऑफ 3000 किलोमीटर रेंज, ईरान इज अ थ्रेट टू यूरोप। के ईरान के पास वो मिसाइल हैं जो यूरोप पहुंच सकते हैं, इसलिए ईरान जो है वो यूरोप के लिए भी थ्रेट है, इसलिए हमारे साथ है, ईरान के खिलाफ जंग करे। तो ये इमदाद मिलना, उसके बाद ये वाज़ेह डिबेट होना, फिर उनकी नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखना, ये बिल्कुल, मैं सिर्फ वन लाइनर आपको ये बताने, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं कर रहा, पहले हम बड़ी बातें इस पर कर चुके हैं। वन लाइनर सिर्फ ये है कि वो ईरान के साथ जंग करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो ये सारी जंग लीड कर रहा है वो ईरान है, ठीक है। रशिया को उन्होंने उधर उलझाने की कोशिश की है यूक्रेन में, और ईरान के साथ वो यहां पर जंग करने के लिए आ रहे हैं। ये जंग क्या वो जीत सकेंगे या हार जाएंगे, ये एक अलग डिबेट है। और उस पर मेरा सिर्फ वन लाइनर ये है कि देखें, जो सल्तनतें होती हैं वो ख़त्म होने से पहले बहुत सारी गलतियां करती हैं, और ये वो आखिरी गलती है जो इन्होंने कर डाली है। जब कोई सल्तनत टूटने लगती है तो ये वक्त बताएगा, वक्त देखेगा कि कौन यहां से जीतता है और कौन हारता है। तो ये एड और उसके साथ जुड़ी सारी कहानी एक टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए, आगे बहुत बड़ी तबाही आ रही है। इसके बाद जनाब हम बात कर लेते हैं मुसलमान क्या सोच रहे हैं, अरब्स क्या सोच रहे हैं, हमास का क्या कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उर्दगान और इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फैसला कुन ये मुलाकात, 2.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही, 1-on-1 मुलाकात थी। और इसके बाद बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें नजर आई। यानी एक तो उर्दगान के वाले से ये बात जहन में रखें, इलेक्शन से पहले का उर्दगान मुख्तलिफ था इलेक्शन से बाद। इलेक्शन से पहले उर्दगान ये सोच रहा था कि अच्छा चलो ये मामला अब ख़त्म हुआ, कल हुआ, चलो ज़रा लफ्जी बयानियाँ जारी करके ना मामलात को गुजारें, टाइम गुजारें। लेकिन इलेक्शन के बाद उसको समझ आई कि मेरा तो करियर पूरा ऑन स्टेक है, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा
تو پھر بات بنے گی نہیں. اور اردگان بڑی زبردست شخصیت ہے, ایسا نہیں ہے مطلب جس طرح سے انہوں نے ترکی کو ترقی دی ہے, جس طرح سے اس کا امیج بہتر کیا ہے, جس طرح مطلب ابھی ایک کتاب آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریوائول آف دا گریٹ پاورز, اس میں ترکی شامل ہے. تو اردگان کا بڑا کردار ہے, لیکن یہاں پر وہ غلطی کر گئے اور اب وہ اس غلطی کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں. تو خاص مہمان کے طور پر اسماعیل ہانیہ کو بلایا گیا, ملاقات ہوئی, اور ملاقات کے بعد کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ قطر سے نکل کر ترکی آ رہی ہے, عمان سے بھی حماس کو دعوت ہے, لیکن وہ ترکی جا رہے ہیں. اور ترکی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مطلب نہ ادھر اسرائیل کو بات کر سکے گا نہ امریکہ, کیونکہ ادھر قطر کو تو پریشرائز بھی وہ کر رہے تھے اور حماس کے ساتھ رابطے بھی تھے, لیکن جب ترکی میں وہ چلے جائیں گے تو پھر بھول جائیں, پھر صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی وہاں پر. پھر وہاں پہ جناب سیریز آف سینکشنز اس ملاقات کے بعد اردگان نے اناؤنس کی ہیں اور اتحاد کی بات کی ہے, جو ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ اب ہم اکٹھے ہو جائیں, آج وقت ہے. اب دیکھیں جو دورے ہو رہے ہیں ان پریسیڈنٹ, مصر کا دورہ, وہ صدر اب دورہ کر رہے ہیں ترکی کا, اتنے حالات ان کے خراب. 12 سال کے بعد اردگان دورہ کر رہے ہیں عراق کا, اس میں بھی ہم بات کریں گے کبھی آگے چل کر کہ وہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں, اربوں ڈالر کس طرح انویسٹ کرنے جا رہا ہے. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جو پیچھے صورتحال تھی کہ کبھی ترکی اور عراق کے تعلقات بہتر ہوں گے. 12 سال بعد وہ ان کا دورہ کر رہے ہیں. ایران اور ترکی کے جس طرح تعلقات بہتر ہوئے, ایران اور مصر کے جیسے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اسی ٹائم کے اوپر جارڈن کے وزیر خارجہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ترکی کے اندر. تو اس وقت جو ایک گڑھ ہے, جو سینٹر ہے, وہ بنا ہوا ہے ترکی, وہاں پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اردگان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, انہوں نے کہا اردگان assures ہانیہ that Israel will inevitably one day will pay the price the injustice it practices against Palestine. تو وقت آئے گا جب اسرائیل کو قیمت چکانا پڑے گی. اردگان stresses the extreme importance of Palestinian unity in moving during this stage. اس سٹیج کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارے درمیان اتحاد بہت ضروری ہے. اردگان confirms to ہانیہ that Turkey has implemented a series of sanctions against Israel including trade restrictions. تو یہ جناب کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسی ملاقات کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں ترکی کے, انہوں نے بڑے سخت تنقید کی جو یو ایس نے ویٹو کی ممبرشپ کو. حالانکہ اگر آپ دیکھیں جو باقی عربز ہیں جس میں سعودی عرب وغیرہ, جارڈن اور یو اے, ایجپٹ, انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں انہوں نے ڈیپ ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ جو ہوا. لیکن ترکی نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی, جو کہ نیٹو کا ممبر ہے, جو کہ یورپی یونین کا حصہ بننے جا رہا تھا, اس نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی, اس نے مذمت کی. اس نے کہا کہ یہ بہت انجسٹس کر رہا ہے اور مطلب بہت ناانصافی, اور انہوں نے کہا ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو امریکہ نے کیا. باقیوں نے کیا لفظ کیا, ہمیں ڈیپ ریگریٹ ہے. انہوں نے امریکہ کی مذمت نہیں کی, ترکی نے اس کی مذمت کی اس ملاقات کے بعد. اس کے علاوہ ناظرین اس ملاقات کے بعد ترکی کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور ترکی نے تردید کی. ایک خبر ناظرین اسرائیل کی جانب سے آئی تھی کہ جو ایران کا حملہ ہوا اس میں ترکی نے بھی انٹرسیپشن کی ہے. یعنی اسرائیل نے یہ کہا کہ سعودی عرب اور ترکی نے بھی ایرانی میزائل گرائے ہیں. وہ سعودی عرب والی خبر جھوٹی ثابت ہوئی, وہ صرف جارڈن نے گرائے تھے. اور سعودی عرب کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ سعودیہ کی تو ایئر سپیس استعمال ہی نہیں ہوئی, اس طرح ترکی کی بھی نہیں ہوئی تھی, تو وہ کیوں گرائیں گے بھائی. تو آج ترکی نے بھی اس کی تردید کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ہم نے نہیں گرایا, یہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں. اچھا, اس ملاقات کی اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بڑی مرچیں لگی ہیں اسرائیل کو. سمجھ لیں کہ سیدھی سیدھی گالیاں انہوں نے اردگان کو دی ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اردگان کچھ کام کرتا ہے نا, کچھ ایکشن لیتا ہے, تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف اردگان کی ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری اسرائیلی کمپنیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں ترکی کے اندر. پھر ترکی نیٹو کا بھی ممبر ہے, یورپی یونین کا ممبر بننے جا رہا تھا. ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بہت بہتر ہونے جا رہے تھے, پائپ لائن کا منصوبہ تھا. تو جب ترکی اب کچھ کر رہا ہے, اردگان کچھ کر رہا ہے, تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, دا مسلم برادرہڈ, یہ اسرائیل کا وزیر خارجہ, اس ملاقات, یہ تصویر اس نے نیچے شیئر کی ہے اردگان اور اسماعیل ہانیہ کی, اور اس کے اوپر لکھا ہے دا مسلم برادرہڈ ریپ, مرڈر, ڈیسیکریشن آف کارپسز اینڈ برننگ بیبیز. اردگان شیم آن یو. ٹھیک ہے, یہ جناب اس نے ننگی گالیاں, سیدھی گالیاں ایک طرح سے دی ہیں. اس کے اوپر ترکی کا بڑا سخت ان کو جواب آیا. ٹرکی سلیمز کرٹیسزم آف اردگان میٹنگ ود ہانیہ. A spokesperson for the Turkish Foreign Ministry responded, it is the Israeli authorities who should be ashamed. They have massacred nearly 35,000 Palestinians, most of them women and children. تو انہوں نے بڑا سخت انہوں نے جواب دیا. تو ایک اتحاد ہے جو بیک گراؤنڈ میں بن رہا ہے, بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں, اور خاص کر جب سے یہ امداد دی گئی ہے تو مسلمانوں کو اس نے جھنجھوڑا اس امداد نے, اس ایکشن نے, کہ یہ آخری موقع ہے, اگر ابھی تم کھڑے نہیں ہوتے تو کل کو بھول جاؤ. اس سے پہلے آپ پچھلے فیز میں چلے جائیں,
जो इराक का शुरू हुआ, सद्दाम हुसैन का, मुअम्मर कज़ाफ़ी का, बाकी मुसलमानों के लीडर्स का, इवन भुट्टो का, आपको पता है क्यों फांसी दी गई? सीधा सीधा मसला न्यूक्लियर का था, सीधा सीधा मसला। हेनरी किसिंजर ने सीधी सीधी धमकी लगाई थी भुट्टो को। बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ कि ये न्यूक्लियर वाले सारे मामले की वजह से भुट्टो को फांसी। दूसरे भी फैक्टर्स थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो जिसमें अमेरिका ने ये पूरी गेम रचाई, उसमें ये न्यूक्लियर वाला मामला था। तो मुसलमान लीडर्स के साथ पिछले फेज में देखें क्या हुआ। उसके बाद ये 20 साल गुजरते हैं और 20 साल के अंदर ईरान जैसा एक लीडर इमर्ज करके आता है जो कि अब उनको दोबारा थ्रेट कर रहा है। वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है कि एक लीडर मुल्क इमर्ज करके आ गया है और उनको थ्रेट कर रहा है। तो अब भाई आप इतने दहाइयों की तैयारी के साथ आए हैं, तो अगर अब भी आप फेल हो जाएंगे तो फिर 100 साल आप अगली गुलामी फिर कबूल करें। तो आज इनके लिए मौका है कि आज एक माहौल बना हुआ है, रशिया चाइना आपके साथ खड़े हैं, तो ये बेहतरीन मौका है इस जवाल को रूज में बदलने का और इकट्ठे हो जाने का, जो कि वो हो रहे हैं। खबरें नाज़रीन आ रही हैं कि यमन बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, यानी चूंकि अब ये एक बहुत ग्रेट वॉर मिडिल ईस्ट में छिड़ने जा रही है, तो वो नए मोर्चे बना रहा है नई जगहों के ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा वाइड जाकर नए मोर्चे संभाल रहा है। एक बड़ी जंग के लिए वो तैयारी कर रहा है। ईरान की जानिब से हुक्म है, एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जैसा कि अभी खबर सामने आई है कि इंडियन ओशन के अंदर मोर्चे संभाले जा रहे हैं। ये आप देखिए अजीब सी खबर मैरीटाइम सिक्योरिटी ने जारी की है। वी रिकमेंड द शिप्स इन द अरेबियन गल्फ एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन बी कॉशियस इन प्रिपरेशन फॉर इंक्रीज्ड ड्रोन एक्टिविटी। इस वक्त हमले भी नहीं कर रहा यमन, कोई हमला रिपोर्ट भी नहीं हुआ, तो फिर ये क्यों कहा गया? और वो भी रेड सी के अंदर नहीं, गल्फ के अंदर नहीं, बल्कि इंडियन ओशन के अंदर, बहिरा अरब और इंडियन ओशन के अंदर, जहां पर यमन इससे पहले हमले नहीं कर रहा। ये तो बाहर वाला रूट है ना, जहां से जहाज घूम कर जा रहे हैं, तो वहां पर वार्निंग जारी की गई है कि अपना ध्यान करें। तो बहरा हिंद के अंदर समझ लें कि अब अगले फेज ये जो अब शुरू होने जा रहा है, इसके अंदर यमन वहां पर मोर्चे संभाल रहा है, तो सूरत हाल वहां पर भी बिगड़ रही है पूरी तरह से। अच्छा, अब जरा हम आपके साथ शेयर करते हैं जो प्रेसिडेंट रईसी आज दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का। बड़ा तारीखी, बड़ा गैर मामूली दौरा है। ईरान के हवाले से ये बात समझ लें कि ईरान के पाकिस्तान को अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, बरादर मुल्क है, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का झुकाव सऊदीया की तरफ रहा है और ईरान के साथ जो मामलात होते हैं इस लेवल के ऊपर विजिट नहीं होता पाकिस्तान का। यानी कोई जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर आकर मामलात को सुलझाते हैं। कोई भी अगर बात करनी हो, कोई डीलिंग को मामलात, सदर दौरा कर रहा है। और प्रेसिडेंट रईसी इस वक्त सिचुएशन देखिए, इसराइल से टक्कर ली हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर से टक्कर ली हुई है, कितनी बड़ी जंग वो करने जा रहा है। सिर्फ उन्होंने रशिया का दौरा किया है और ओआईसी के लिए सऊदी अरब गए हैं। तो इस इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर, और मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान, जिसको सारे छोड़ रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल अरीना में इस वक्त कहीं नहीं है। मुल्क उससे एक तरह से साइड लाइन कर रहे हैं कि मतलब ठीक है बहुत कर लिया, उससे थोड़ा सा पल्लू छुड़ा रहे हैं। उस सूरत हाल में प्रेसिडेंट रईसी आ रहे हैं और जो इलामिया जारी हुआ है उसमें कहा गया है बाकी चीज़ों के साथ कि सिक्योरिटी कॉपरेशन, पाकिस्तान का ईरान के साथ कभी सिक्योरिटी कॉपरेशन नहीं रहा। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ ज़रूर है, लेकिन ईरान के साथ कभी भी नहीं रहा। और ये एक बड़ा मानी खेज का लफ्ज़, बाकी है फ्री ट्रेड फलाना ढिमकाना, लेकिन उसमें सिक्योरिटी कॉपरेशन ऐड किया गया है जो कि कभी पाकिस्तान और ईरान का है ही नहीं। तो अब ये एक और स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड मॉनिटरिंग रईसी विजिट वेरी क्लोजली। मतलब ये इतना गैर मामूली है, मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जिसका कोई मतलब ये इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि ना पाकिस्तान किसी बड़ी पिक्चर में है, ओवरऑल उसका फॉरेन पॉलिसी में कोई किरदार नहीं है, अपने मसाइल में वो उलझा हुआ है। चाइना आप देख लें, वो पीछे हट गया, उसने जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स किए वो सर्द महरी का शिकार हो गए, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर रईसी खुद आकर, और रईसी इस वक्त कर क्या रहे हैं, मतलब दुनिया से टक्कर ली हुई है, तो वो आ रहे हैं। क्या वो फालतू बैठे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं? तो कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान उन्हीं को दे सकता है। मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कोई इस लेवल का है, यानी उनके नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, या इस जंग में पाकिस्तान का जो हिमायत या वो चीज़ मिलना उनको इसमें फातेह करार दे सकती है, वो ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पर जो अगली खबर सामने आई है कि इस दौरे से एक दिन पहले ही पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर पाबंदी लगी, सैंक्शंस कर दी गई है, आउट ऑफ नोवेयर सैंक्शंस कर दिए गए। यानी पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर ये सैंक्शंस कैसे आ गई अचानक से? ना कोई नया प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, ना कोई कहीं पर उसका किरदार है, तो फिर ये क्या हुआ है? तो या तो ये पाकिस्तान दे दिए कुछ उसने दिए हैं, या देने जा रहा है, या इंटेंशन रखता है, या फिर ये भी है कि इस पर सैंक्शन लगाकर कुछ और धमकाया गया है कि वो जो तुम देना चाह रहे हो हमें पता है कि वो ना करना,
یہ چیز جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ بی بی سی کے ایک اینالسٹ نے لکھا ہے کہ ابراہیم رئیسی پاکستان سے حمایت کا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کون سی حمایت ہے؟ یعنی کیا یہ سفارتی حمایت ہے؟ پاکستان کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے سفارتی لیول کے اوپر؟ یعنی اگر یہ کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ مطلب پاکستان کہتا ہے جی ہم ایران کے ساتھ ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مطلب پاکستان کیا چائنا رشیا ہے یا کوئی سعودی عرب ہے کہ وہ اتنا بڑا کنٹری ہے، مطلب اس کی اس وقت سفارتی سطح پر اتنی بڑی سٹینڈنگ ہے کہ اس سے کوئی اتنا بڑا فرق پڑے گا؟ تو یہ پولیٹیکل بھی نہیں، پولیٹیکلی اس کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا کردار ہے؟ تو یہ سیکورٹی کے علاوہ کون سی ایسی حمایت ہے جو وہ لینا چاہ رہے ہیں؟ یا اسلحہ ڈیفینس کے علاوہ کون سی ایسی حمایت ہے؟ وہ دوسری کسی حمایت کی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی یہ کوئی ایسا بڑا کنٹری تو نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت اس کا فعال ہو اس وقت، یا بہت کردار اس کا امپیکٹ ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ تو یہ کون سی حمایت ہے؟ یہ صرف اور صرف ڈیفینس کے حوالے سے، ویپنز کے حوالے سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور بلسٹک میزائلوں کے اوپر پابندیاں لگنا، ادھر سے ان کا آنا، اور دنیا کے میڈیا کا لکھنا کہ ورلڈ از کلوزلی واچنگ رئیسی وزٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن میں بار بار صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہے جس میں کچھ ہم تجزیے پہ لگا رہے ہیں، پائلٹس شاید ان کو چاہیے، شاید یہ جو اب سٹوری آئی ہے کہ وہ جو ای ایم پی اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بیگز جو چاہیے وہ پاکستان دے سکتا ہے، کوئی اور میزائل چاہیے یا کچھ اور اسلحہ جو ہے، لیکن اس لیول کی کوئی بڑی چیز ہے، مطلب روٹین کا وزٹ نہیں ہے، کچھ اس لیول کی، اس جنگ کے حوالے سے، ایران کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے۔ لیکن کیا پاکستان دے پائے گا؟ کیا پاکستان تھوڑا سا سٹینڈ لے پائے گا؟ یہ تو امریکہ نے سینکشن لگا کے بتا دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کیا سٹینڈ کر پائے گا؟ یہ اب وقت ہمیں بتائے گا۔ لیکن بڑے اہم، بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت جو آپ کو تھوڑی سی خاموشی نظر آ رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے آپ کی طرف۔ یہ اس وقت اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔